वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विवेक। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था जो महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 है, उसका लेसन फर्स्ट दैट इज द ग्रेविटेशन हमने स्टार्ट किया था। तो ये उसी लेसन का पार्ट 2 है। तो हम इसमें देखेंगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया था उसके आगे वाला हम पॉइंट्स देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अगर लिस्ट लेक्चर सीरीज की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल या मेडिरेट विक की इस नाम से सर्च मारना है एंड उसे ज्वाइन कर लेना है। बेसिकली मैं इस वीडियो का जो पीडीएफ है जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे वहाँ पे डाल दूंगा। तो आपको ये ज्वाइन कर लेना है, जिसके कारण आप क्या हो सकते हैं, मतलब इसकी नोटिफिकेशन जैसे वीडियो में अपलोड करता हूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। उसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आता है। हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर सीरीज में हमने क्या देखा था कि हमारा जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन देखा था एंड सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था। तो हमने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द फोर्स विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर इट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होती है एंड इसकी डायरेक्शन निगेटिव होती है, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन। अब हम देखने वाले हैं आगे वाला पार्ट। तो एक साइंटिस्ट के बारे में जो बहुत ही फेमस है जिनका नाम है जोहान्स केपलर। तो बेसिकली इनका डेथ बर्थ जो हुआ है 1571 में हुआ है। ये एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे, एक मैथमेटिशियन थे। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे किताब में इन्होंने 3 लॉज दिए हैं। इन्होंने बेसिकली 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, मतलब जो प्लैनेट होता है किसी भी स्टार के अराउंड कैसे रिवॉल्यूशन करता है उसके बारे में उन्होंने 3 लॉज दिए हैं। उन लॉज को बोला जाता है केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो उसी की स्टडी हम इस लेक्चर सीरीज में करने वाले हैं। अब देखो, ये जो केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है उसके 3 लॉज है। उस लॉ को देखने से पहले हमें एक इलिप्स समझना होगा कि व्हाट इज मीन बाय इलिप्स, इलिप्स होता क्या है। बेसिकली हमें पता है कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं, जो भी प्लैनेट्स होते हैं जो किसी भी सन का या हम स्टार का, सपोज मैं सन का एग्जांपल ले लूंगा और ये हमारा अर्थ है। तो ये जो अर्थ एंड प्लैनेट स्टार है, जो भी प्लैनेट है जो स्टार है वो स्टार के अराउंड कैसे चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल पाथ में। तो इसीलिए हमको ये जो इलिप्स है इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इलिप्स है वो कैसा शेप होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे कोन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कोन दिख रहा है। अगर मैं इस कोन को ऐसे हॉरिजेंटल मतलब स्लैंट प्लेन में काट देता हो सो वी गेट द इलिप्स, हमें क्या मिल जाएगा, इलिप्स मिल जाएगा। अब देखो ये जो इलिप्स होता क्या है, जस्ट अ सेकेंड। द कोन इज कट at inclined plane, this cone is cut at inclined plane, it has a 2 focal point। अगर कोन को मैं inclined plane में काट दूंगा so we get the ellipse। अब देखो हमें पता है कि हमारा जो सर्कल होता है वहां पे ओनली सिंगल फोकस होता है, मतलब सिंगल सेंटर पॉइंट होता है। लेकिन ये जो इलिप्स होता है इसमें कितने सेंटर पॉइंट होते हैं, मींस इसके 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, दैट इज द F1, इसको नाम दे रहे हैं हम, दैट इज द F1 एंड F2। अब इसके बारे में एक प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है कि अगर मैं क्या करता हूँ कि ये इलिप्स को 2 फोकल पॉइंट्स है, दैट इज द F1 एंड F2। अब मैं बोलूंगा कि सपोज एक प्लैनेट ए इस पोजीशन पे है एंड दूसरा एक प्लैनेट है जो बी इस पोजीशन पे है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, ए से इस फोकस का लेंथ और ए से इस फोकस का लेंथ, इन दोनों का एडिशन करता हूँ, दैट इज द AF1 AF2, एंड फिर से इस प्लैनेट से मीन्स बी प्लैनेट से एफ फोकस का लेंथ एंड F2 फोकस का लेंथ, इनका जो एडिशन करता हूँ ये एडिशन हमेशा सेम आएगा। यही इलिप्स की प्रॉपर्टीज है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो शेप बना है वो इलिप्स नहीं है। अगर हम बी प्लैनेट एंड सी प्लैनेट का भी कंपैरिजन करें तो सेम वैल्यू आएगी। अगर मैं बी प्लैनेट का एफ फोकल का बी प्लैनेट से लेंथ लेता हूँ एंड ये लेंथ लेता हूँ तो इनका एडिशन प्लस सी प्लैनेट से F1 का लेंथ एंड सी प्लैनेट से F2 का लेंथ ये लेता हो तो इन दोनों का एडिशन मतलब BF1 प्लस BF2 इज इक्वल्स टू CF1 CF2, ये हमेशा सेम आएगा। अगर ये सेम आता है इट मीन्स दैट द गिवन शेप इज एन इलिप्स। तो हम इसे बोलेंगे इलिप्स। तो हमेशा याद रखना है हमें, हमारा जो इलिप्स होता है उसके 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है।
अब हम चलते हैं के प्लस फर्स्ट लॉ। अब देखो के प्लस ने 3 लॉज दिए थे, तो के प्लस फर्स्ट लॉ देखते हैं उसमें से। अब के प्लस जो है फर्स्ट लॉ में क्या बोलते हैं, देखो के प्लस ने ये जो भी लॉज दिए हैं वो ओनली ऑन ऑब्जर्वेशन के बेसिस से दिए हैं। वो बार बार ऑब्जर्वेशन करते गए एंड उन्होंने 3 लॉज दिए हैं। ओके, सो दिस लॉज आर प्योरली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ के प्लस। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देखो कि orbit of the planet is an ellipse with the sun at one of the foci। मीन्स सपोज अगर ये सन है, ओके ये सन है एंड ये हमारा प्लैनेट है, तो ये जो प्लैनेट का ऑर्बिट है अराउंड द सन, ये क्या है, इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्स है। ओके, एंड हमारा जो सन है किसी ना किसी एक फोसाई पे, एक फोकस पे लोकेटेड है। तो हमें पता है इलिप्स को 2 फोकस होते हैं, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। तो सन क्या है, किसी ना किसी एक फोकस पे लोकेटेड होगा। ओके, 2 फोकस पे वो लोकेटेड नहीं होगा, किसी ना किसी एक फोकस पे वो लोकेटेड होगा। यही के प्लस का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अब हम देखते हैं के प्लस का सेकेंड लॉ क्या बोलता है। के प्लस का सेकेंड लॉ ये बोलता है कि लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स दैट अगर मैं बोलूंगा कि इस डायग्राम में आपको देखना है, जस्ट देखो कि सपोज ये सन है, यहाँ पे स्टार है, ओके यहाँ पे स्टार है एंड ये हमारा प्लैनेट है। तो ये जो लाइन जॉइन कर रहे हो रहा है दैट इज द एएस, ये क्या हो रहा है, यहाँ से ए से लेकर बी तक स्विप हो रहा है। तो सपोज ये स्विप होने में उसको 1 डे लगा है, कितना डे लगा है, टाइम 1 डे। ओके, तो 1 डे में सपोज वो कितना एरिया बना रहा है, 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बना रहा है। कितना, 100 किलोमीटर का एरिया बना रहा है। अब जब ये प्लैनेट यहाँ पे आ जाता है, ये प्लैनेट यहाँ पे आ जाता है, तो ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा है दैट इज द CS, ये क्या करेगा, एक दिन में, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मींस एक दिन में वो कितना एरिया स्विप करेगा, 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ही स्विप करेगा। इट मींस दैट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल एरिया। ठीक है, मतलब एक दिन में वो हमेशा, अगर मैं बोलूंगा कि वो प्लैनेट जो है 2 डेज में 300 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया स्विप करता है, तो वो किसी भी पोजीशन पे हो, सपोज वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में वो अगर सपोज 3 दिन का टाइम ले रहा है, तो वो हमेशा 300 किलोमीटर का एरिया, किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ही स्विप करेगा। ये के प्लस का सेकंड लॉ बोलता है। ओके, so the line joining the planet and sun sweeps equal areas in equal interval of time। तो हम इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है दैट इज द AS। ओके, कौन सी लाइन, दैट इज द AS, क्या स्विप हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्विप हो रहा है। तो ये जो एरिया बनता है वो कौन सा एरिया बनता है, दैट इज द ASB, यहाँ पे गिवन है दैट इज द ASB। एंड अगर सपोज यहाँ पे ये जो लाइन ज्वाइनिंग है दैट इज द CS, अगर ये एक दिन में इतना एरिया बनाता है, तो ये एरिया कितना होगा, ये होगा CSD। तो अगर टाइम इंटरवल सेम है तो इन दोनों का एरिया दैट इज द ASB एंड CSD ये सेम होगा, अगर उनका टाइम इंटरवल दोनों भी सेम है। समझ में आ रहा है ना, अगर टाइम इंटरवल दोनों का भी सेम है तो उनका दोनों का एरिया भी सेम होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि टाइम इंटरवल चेंज है तो एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन टाइम इंटरवल सेम है तो जो एरिया है, वो जो एरिया स्विप होगा वो भी सेम होगा। ये के प्लस का सेकंड लॉ बोलता है। अब हम देखते हैं के प्लस का थर्ड लॉ क्या बोलता है। के प्लस के थर्ड लॉ में ये बोला है कि स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun। It means that square of period of revolution, square of period of revolution means क्या होता है कि इस planet को इस स्टार का एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है that is the t। सपोज हमारा जो अर्थ है उसको सन का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, that is the 365 days। तो हमारा अर्थ का टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज द 365 डेज। लेकिन हर एक प्लैनेट का अलग अलग होता है, तो हम यहाँ पे ओनली कंसिडर करेंगे टी। अब देखो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस क्या होता है। मीन डिस्टेंस का मीनिंग होता है कि देखो अभी मालूम है कि सन यहाँ पे लोकेटेड है एंड प्लैनेट कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ पे। तो हमेशा जो प्लैनेट का डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टार
वो चेंज हो रहा है, कभी इसका डिस्टेंस मैक्सिमम है, कभी थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो मीन डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी का डिस्टेंस, ओके, सपोज ए बी सी डी, ओके, हर एक पोजीशन पे डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जितने भी डिस्टेंस आ रहे हैं, अलग अलग डिस्टेंस आ रहे हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, या जो भी क्वांटिटी आ रहे हैं उसका मीन निकाल देंगे। सिंपली क्या निकालेंगे, हम मीन निकालेंगे, एंड इस मीन डिस्टेंस का हम क्यूब करेंगे। तो अगर उस प्लैनेट का, ओके, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मैं स्क्वायर करता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस, ये उसका मीन डिस्टेंस का क्यूब होता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब है। जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो क्या आ जाता है हमारे पास, इज इक्वल्स टू एंड प्लस कांस्टेंट आ जाता है। ओके, सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज द के, एंड ये आ जाता है आर क्यूब। तो ये बन जाता है टी स्क्वायर, ये आर क्यूब इधर साइड चला गया, सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब हम कोई भी प्लैनेट का टी स्क्वायर लेंगे एंड उस प्लैनेट का, ओके, मीन डिस्टेंस का क्यूब लेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी प्लैनेट का हम स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन करेंगे एंड उसका मीन डिस्टेंस का क्यूब लेंगे, तो ये जो वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट आएगी, मतलब सेम आएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो दीज आर द के प्लस थ्रीज लॉ। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसा, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्विप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज द सेकंड लॉ। एंड द थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ period of revolution and the sun is directly proportional to the cube of mean distance, means t square is directly proportional to the r cube। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम देखते हैं कि अब तक हमने देखा था कि प्लैनेटरी मोशन किस तरह होते हैं, तो के प्लस ने ये सभी हमें समझाया है। अब हम देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स क्या होता है कि यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों के ऊपर ये अप्लीकेबल है। अब देखो यूनिवर्स में कोई भी चीज है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। अगर ये यूनिवर्स में ये दो ही ऑब्जेक्ट है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक चौक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक चौक एंड एक पेन है, ओके, दिस इज द पेन एंड दिस इज द चौक, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं नॉर्मली, ये दूसरे अट्रैक्ट करना मीन्स क्या होता है, एक दूसरे के नज़दीक आना होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं देखा जाता है। क्यों, क्योंकि अदर ऑब्जेक्ट भी है उसके नज़दीक, कि अदर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस चीज़ को भी अपने तरफ खींच रहे हैं, इस सी को भी, इस चौक को भी अदर ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है कैंसल आउट हो जाता है, एंड हमें क्या पता चलता है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हमें दिखाई नहीं देता है। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के नज़दीक नहीं आते हैं। लेकिन अगर मैं हम कंसिडर करेंगे कि यूनिवर्स में ओनली दो ही ऑब्जेक्ट है, दैट इज द m1 जिसका मास है m1 एंड जिसका मास है m2, तब हमें उस कंडीशन में उन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स दिखाई देगा। तो न्यूटन्स ने यही बोला है कि अगर यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, ओके, उस फोर्स को निकालेंगे कैसे, ओके, ये कितना फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो किसने दिया था, न्यूटन्स लॉ में। ओके, तो न्यूटन्स ने ये बोला था कि ये जो फोर्स है दोनों प्लैनेट्स के बीच में या दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, ये फोर्स किससे रिलेटेड है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सिंपली है कि ये जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पहले ऑब्जेक्ट का मास एंड दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इट मीन्स दैट हमारा जो फोर्स है, ओके, हमारा जो फोर्स है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो हमारा जो फोर्स है
क्या बन रहा है हमारा फोर्स? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ओके, ये जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपको याद रखना है। इट मींस दैट हमें यह याद रखना है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है? m1 एंड m2। इट मींस दैट अगर मैं मास बढ़ा दूंगा, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो ध्यान दो, फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m1 एंड m2। अगर मैं किसी एक का मास बढ़ा देता हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं ये क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ तो ऑब्वियसली फोर्स भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। इट मीन्स दैट अगर मैं d की वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है। जब ये हम दोनों कंबाइन कर देंगे सो वी गेट दिस फार्मूला, दैट इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d स्क्वायर। अब जब हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है वो निकाल देते हैं तो मैंने क्या बोला था, हमें इज इक्वल्स टू आता है एंड एक ग्रेविटेशनल एक कांस्टेंट आता है। एंड उसी ये जो g है, इस g को हम बोलेंगे g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ओके। उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसे g से दिखाते हैं। तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है, g ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो g निकला है उसकी जो वैल्यू है वो कैसे आएगी? देखो g का यूनिट कैसे आएगा, आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला याद रखो। सो अगर मैं g का फार्मूला निकालना चाहूँ तो g यहाँ पे है, तो ये जो d स्क्वायर है, सो ये d स्क्वायर f, ये जो m1 m2 है वो नीचे चले जाएंगे, दैट इज द m1 m2, जस्ट अ सेकेंड, ओके, m1 m2 नीचे चले जाएंगे। सो हमें पता है d क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स मीटर का स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ओके, मीटर का स्क्वायर। और ये क्या है? f, ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, अपॉन मास एंड मास, ओके, तो मास का यूनिट kg, सो kg इंटू kg स्क्वायर। सो हमारे पास यूनिट क्या आता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ g? दैट इज द न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज द न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, मीन्स 2 को इनवर्स देना है हमें, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दैट इज द यूनिट ऑफ g इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो g है उसकी वैल्यू क्या है, ये तो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आए तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करनी है, दैट इज द 6.673 इंटू 10⁻11 एंड न्यूटन यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं क्या कर देता हूँ कि मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर मैं किसी का भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देता हूँ। सपोज अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि जस्ट मैं इस स्लाइड के ऊपर जाऊंगा, सपोज इसका मास है 1, इसका मास है 1, इसका भी मास है 1, डिस्टेंस है 1 मीटर, ओके। सो 1 kg एंड इसका डिस्टेंस है 1 मीटर। सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? सो अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो फोर्स इज इक्वल्स टू g 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1। सो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1g, मतलब फोर्स कितना है? फोर्स 1g है। लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूँ, m1 का मास डबल कर देता हूँ, इट मीन्स दैट m1 पहले 1 था, अब m1 को हम डबल कर देंगे, दैट इज द 2 पुट करेंगे। सो फोर्स क्या आएगा? दैट इज द फोर्स इज इक्वल्स टू g 2 इंटू 1, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, सो ये 1 कैंसल आउट हो गया, सो ये आता है 2g। इट मीन्स दैट अगर मैं किसी भी एक बॉडी का मास डबल कर देता हूँ तो हमारा जो फोर्स है वो भी डबल हो रहा है। पहले फोर्स कितना आया था? 1g, अभी फोर्स कितना आया? 2g। इट मीन्स दैट हमारा जो फोर्स है वो डबल हो रहा है। अब नेक्स्ट ये बोलते हैं also if the distance is double the force decreases by factor 4। अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर देता हूँ, देखो अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर देता हूँ तो फोर्स फैक्टर 4 से डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास पहले d की वैल्यू कितनी थी? पहले d की वैल्यू 1 थी। अब मैं क्या करता हूँ, d की वैल्यू 4 पुट करता हूँ
तो पहले डी की वैल्यू 1 थी, तो फोर्स भी क्या आया था 1 1 1, सो ये 1 आया था। अब डी की वैल्यू 4 करने से वैल्यू क्या आएगी वो हम देखेंगे। सो फोर्स इज इक्वल्स टू जी इंटू जी m1 एंड m2 की वैल्यू 1 इंटू 1 उतनी है, ओनली हम d की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, दैट इज द पहले 1 थी, अभी ये 4 पुट करेंगे। सो g 1/4 कितना होता है 0.25 g। इट मीन्स दैट पहले वैल्यू कितनी थी 1g, अभी ये वैल्यू कितनी हो गई 0.25। इट मीन्स दैट ये जो फोर्स है वो डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4। अगर मैं डिस्टेंस को 4 टाइम कर देता हूँ, ओके सॉरी, ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, अगर मैं जस्ट अ सेकेंड, ओके तो यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस में कंफ्यूजन हो गया है। देखो यहाँ पे सेंटेंस अच्छे से देखो कि सेंटेंस में बोला है कि ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल, तो हमने क्या पुट किया था, फोर्स को 4 पुट किया था। एक्चुअली 4 पुट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है। सो हम डिस्टेंस को 2 पुट करेंगे। सो डिस्टेंस 2 पुट करने से f, जस्ट सेकेंड, तो ये हो जाता है f g 1 इंटू 1, सो ऑलरेडी d की वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर 2, ओके। सो g 1/4, तो वैल्यू वही आएगी, दैट इज 0.2425 g, ओके। तो हमने ओनली पहले 4 पुट किया था, एक्चुअली वो उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने के लिए 4 के पुट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी वैल्यू कितने से फैक्टर 4 से डिक्रीज हो गए। मीन्स अगर मैं मास को डबल कर देता हूं तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर देता हूं तो ये जो फोर्स है वो फैक्टर 4 से डिक्रीज हो रहा है, ओके। सो मास को अगर मैं डबल कर रहा हूं तो जो फोर्स है वो भी डबल हो रहा है, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर रहा हूं तो फोर्स इज डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एंड ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, एंड ये जो वैल्यू है ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी कभी ये वैल्यू गिवन होती है, अगर कभी गिवन नहीं है तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालता हूँ तो वहाँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, एंड बेल आइकन जो है उसे क्लिक करेंगे तो आपको ऑब्वियसली नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।